अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू टिप्स विचुअल क्लास। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मिस सदफ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसके अलावा साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट किया था। ऑर्गेनेलीज में अभी तक हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। आज हम स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडीज़, लाइजोसोम, पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी की हिस्ट्री देखें तो गोल्जी बॉडी को सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था जॉर्ज साइंटिस्ट ने। ठीक है, जॉर्ज ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इसकी देखी थी। फिर उसके बाद इसके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, यानी इसके जो स्ट्रक्चर है उसको कैमिलो गोल्जी ने जो है वो डिस्क्राइब किया था। लेकिन इसने कैमिलो गोल्जी ने इसका स्ट्रक्चर किस में सही तरह स्टडी किया था? आउल और केट के नर्व सेल में, उल्लू और बिल्ली के नर्व सेल में इसे किया था, क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। इसी वजह से इसको गोल्जी बॉडीज़ कहती है, उसके साइंटिस्ट के नेम की बेस पे। ठीक है, इसके अलावा इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की मदद से जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से स्ट्रक्चर को ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी के बाद डाल्टन ने, और इसी वजह से इसे सम टाइम हम डाल्टन्स कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ के बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम्स आ जाते हैं। गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी साइंटिस्ट की बेस पे। ठीक है, लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं, डाल्टन कम्प्लेक्स भी। प्लांट के केस में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वहाँ पे उसे डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। साइज़ इसका देखें तो इसका साइज़ इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, यानी जो सिक्रीटरी सेल हैं जो सिक्रीशंस करती हैं, जैसे लिवर जो है वो बाइल की सिक्रीशन करता है, और पेंक्रियाटिक सेल्स इंसुलिन, ग्लूकागोन और इसके अलावा वो पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन करती हैं। तो सिक्रीटरी सेल में, सिक्रीशन करने वाले सेल में गोल्जी बॉडी का साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन ही किस में होता है? सिक्रीशंस में। ठीक है, इसके अलावा नॉन सिक्रीटरी सेल जो सिक्रीशंस नहीं करते, जैसे कि मसल सेल, वहाँ पे ज़ाहिर है गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन इतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन ही नहीं हो रही, इस वजह से वहाँ पे इसका साइज़ क्या होगा? समाल होगा। नंबर इसका देखें तो एनिमल्स में, स्पेशली वर्टिब्रेट्स कौन से होती हैं? जो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, जिन एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी, उनमें गोल्जी बॉडीज़ एक सेल में एक ही गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। लेकिन प्लांट सेल और इनवर्टिब्रेट में कम से कम भी 6 to 12 गोल्जी बॉडीज़ हर सेल में प्रेजेंट होती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, पोजीशन देखें तो एनिमल्स में, स्पेशली वर्टिब्रेट्स में, क्योंकि एक ही वहाँ पे हमारे पास गोल्जी बॉडी होता है, तो उसकी पोजीशन पेरी न्यूक्लियर होता है, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। पेरी का मतलब होता है अराउंड, और न्यूक्लियस मीन ए न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन प्लांट्स और वर्टिब्रेट्स में क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा होता है, इस वजह से ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं या डिफ्यूज्ड हुए होते हैं। ठीक है, शेप इसकी देखें प्लियोमार्फिक है। प्लियोमार्फिक यानी ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जिसमें सिक्रीशन का फंक्शन है वहाँ पे वेल डेवलप साइज़ में बड़े होते हैं, इस वजह से उनका शेप ही चेंज होती है। लेकिन जिनमें फंक्शन, सिक्रीशन का फंक्शन नहीं होता, वहाँ पे इनकी शेप सिक्रीटरी सेल्स के मुकाबले में थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं फुल टॉपिक को। जैसा कि मैंने बता दिया, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में सबसे पहले डिस्कवर किया था। एक्चुअली इसने बाय चांस इसे डिस्कवर किया था, क्योंकि वो काम कर रहा था स्ट्रेनिंग पे। स्ट्रेनिंग कौन सा प्रोसेस है? जिसमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, यानी सेल्स वगैरह, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो इनकी स्टडी करने के लिए उन्हें स्ट्रेन से डाई वगैरह किया जाता है, कलर किया जाता है। तो जब ये स्ट्रेनिंग कर रहा था तो उसमें बाई चांस इसने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडीज़ को। ठीक है, गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है डिपेंड करता है, एक फ्लैटेंड सी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लैटेंड सी ये, और इन फ्लैटेंड ट्यूब्स के साथ सेक लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं। अब इन फ्लैटेंड ट्यूब्स को हम कहते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, और इन सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेसिकल्स। तो
ओवरऑल इन सिस्टर्ने और वेसिकल्स, क्योंकि दो स्ट्रक्चर मिलके एक हमारे पास ये पार्ट बना है, इसके अलावा वेसिकल्स इस तरह यहाँ पे फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, इस वजह से इसे कम्प्लेक्स बोलती है। और इस कम्प्लेक्स को किसने, साइंटिस्ट ने जो है गोल्जी ने किया था, इसी वजह से इसे गोल्जी कम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के अलावा देखें तो प्लांट के केस में गोल्जी बॉडीज़ को डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक से ज़्यादा, कम से कम 6 से 12 प्रेजेंट होती हैं। डिक्टियोसोम का भी ऐसा ही काम है, वहाँ पे फ्लैटेंड हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ वेसिकल्स वगैरह भी, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिक्टियोसोम्स या जो गोल्जी बॉडीज़ है या गोल्जी अपरेटस है, इसकी 2 फेजेस होती हैं। एक फ़ेज़ हमारे पास सिस फेज़ होती है, दूसरी ट्रांस फेज़ होती है। सिस फेज़ को हम प्रॉक्सिमल फेज़ भी बोलते हैं या फॉर्मिंग फेज़ भी बोलते हैं। ट्रांस फेज़ को डिस्टल फेज़ या मैच्योरिंग फेज़ भी बोलते हैं। क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडीज़। अब गोल्जी बॉडी का वो वाली साइड जो हमारे पास न्यूक्लियस के क्लोज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे सिस फेज़। और आपको पता है सिस फेज़ को मैंने बताया प्रॉक्सिमल फेज़ बोलते हैं, यानी फ्रंट वाली जो फेज़ है, ठीक है। इसके अलावा उसे हम लोग प्रॉक्सिमल फेज़ के अलावा उसे हम लोग जो हैं वो फॉर्मिंग फेज़ भी बोलती हैं, जैसा कि ये मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका देखें तो जो हमारे पास न्यूक्लियस के अगेंस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो फेज़ प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस फेज़। और ट्रांस फेज़ को हम डिस्टल फेज़ भी बोलते हैं, यानी थोड़ी साइड पे है, फ्रंट से दूसरी तरफ है। और इसके अलावा इसे मैच्योरिंग फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ये बात बताई, ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ होती हैं। ये जो आपकी फ्लेट से जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, ये सिस्टर्नी है, ठीक है। सिस्टर्नी के साथ हमारे पास एसोसिएटेड होती हैं क्या? वेसिकल्स। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हैं? वेसिकल्स। और सिस्टर्नी की ये रेड वाली सारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर वाला खाली एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन, ठीक है। अब ये हमारे पास सिस फेज़ है, ये ट्रांस फेज़ है। होता क्या है बच्चों कि गोल्जी बॉडीज़ में न्यूक्लियस को दोबारा मैं बताती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस को दोबारा मैं ड्रॉ करती हूँ। हमारे पास बड़ा सा न्यूक्लियस के साथ हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल हमारे पास प्रेजेंट होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही हमारे पास प्रेजेंट होती है क्या? गोल्जी बॉडीज़। अब गोल्जी बॉडीज़ की ये वाली तरफ कौन सी है? सिस फेज़। और ये वाली तरफ कौन सी है? ट्रांस फेज़। ऐसा होता है कि गोल्जी बॉडीज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन जब राइबोसोम्स बना के उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में छोड़ते हैं अंदर, तो वो वाली जो प्रोटीन होती है वो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन होती है, वो भी एक्टिवेटेड नहीं होती, ठीक है। उसकी एक्टिवेशन के लिए ये ज़रूरी है मैं यहाँ पे बताऊँ कि प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर होती हैं। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी के बाद प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद प्रोटीन की क्वाटर्नरी, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ये वाली स्ट्रक्चर इनएक्टिवेटेड होती है। जब राइबोसोम से प्रोटीन बनती है वो हमारे पास इनएक्टिवेटेड प्राइमरी फॉर्म में होती है। कुछ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होती है तो फंक्शनल होती है, एक्टिवेट होती है। कुछ प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होती है वो एक्टिवेटेड होती है या फंक्शनल होती है, कुछ क्वाटर्नरी में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे पास, यहाँ पे यही बात मैं आपको बता रही हूँ, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन आती है, प्रोटीन बनती है और
आगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम से जाती है तो वो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, यानी इनएक्टिवेटेड होती है। ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ही इस हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से वेजिकल की फॉर्म में क्या होती है, सेपरेट होती है। ठीक है, और ये वेजिकल सिस वाली तरफ से, ठीक है, गोल्जी बॉडी की सिस वाली तरफ पे जाके हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ के साथ अटैच होके गोल्जी बॉडीज़ के अंदर वो वाली प्रोटीन को ले आती है। समझ आई क्लास? अब ये गोल्जी बॉडीज़ के अंदर सिस्टर्ना में जब वेजिकल्स इसके साथ अटैच होंगे, सिस्टर्ना में ये जाएगी, सारे सिस्टर्ना एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक सिस्टर्ना है, दूसरा सिस्टर्ना है, तो ये दरमियान से एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसे ये इंटर कनेक्टेड होते हैं। अब जब इसमें प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन मूव करती हुई यहाँ से यहाँ आएगी। जैसे जैसे ये इसके अंदर मूव करेगी, साथ साथ इसकी मैचुरेशन या एक्टिवेशन भी होगी, यानी या तो ये प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी या टर्शनरी में या क्वार्टरनरी में। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे आके प्रोटीन मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर होने के बाद यहाँ पे ये वाली प्रोटीन दोबारा वेजिकल्स की फॉर्म में, यानी वेजिकल की फॉर्म में यहाँ से सेपरेट होगी। ये वाले वेजिकल्स यहाँ से डिटेच्ड होके हमारे पास ट्रांसफेज वाली तरफ से ये हमारे पास वेजिकल्स कौन से होंगे, सिक्रीटरी वेजिकल्स, यानी कि गोल्जी बॉडीज़ इस प्रोटीन की मैचुरेशन भी करेंगे। ठीक है, इसकी हमारे पास एक्टिवेशन भी करेंगे, इसके अलावा इसकी पैकेजिंग भी करेंगे। पैकेजिंग का मतलब पैक करके वेजिकल्स की फॉर्म में इसे गोल्जी बॉडी से अलग कर देंगे और इन वेजिकल्स को हम सिक्रीटरी वेजिकल्स बोलेंगे। ठीक है, इन वेजिकल्स में हमारे पास प्रोटीन है। आपको पता है सेल के अंदर प्रोटीन डिफरेंट इंजाइम्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स भी सारे, इंजाइम्स की भी सारे क्या हैं, प्रोटीन एक नेचर, तो बहुत सारे इंजाइम्स भी हमारे पास इन वेजिकल्स की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास, जैसे अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह है तो ये सारे, इसके अलावा सेल की बाकी सारी प्रोटीन भी, केराटिन प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे पास अगर वहाँ पे कोई भी प्रोटीन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, तो ये सारे यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसी तरह यानी सिस फेज में जो वेजिकल्स हैं वो ऐसे वेजिकल होंगे जो इनकमिंग वेजिकल्स होंगे, कहाँ से, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से आएंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे, फिर इसके अंदर प्रोटीन अपना सारा जो मटेरियल लेके आएंगे उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। वो वाला मटेरियल इसमें से जैसे जैसे पास करेगा वो मैच्योर होगा, एक्टिवेट होगा, और लास्ट में यहाँ से ट्रांसफेज वाली तरफ से वो वाला मटेरियल जो है सेपरेट होके वो सिक्रीटरी वेजिकल्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्लास? ये था हमारे पास सारा मैकेनिज़्म, यानी वेजिकल्स और जो ट्यूब्यूल्स अराइज होती हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से और वो फ्यूज़ हो जाती हैं फॉर्मिंग फेज ऑफ न्यू सिस्टर्न में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग देखें इसके फंक्शन, मैंने बता दिया है कि ये स्टोरेज का काम करती है, यानी जितना भी मटेरियल जहाँ से भी आएगा, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से प्रोटीन की फॉर्म में आ रहा है, चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से लिपिड्स की फॉर्म में आ रहा है, वो आके हमारे पास गोल्जी बॉडी में स्टोर हो जाता है। फिर उसकी मॉडिफिकेशन या एक्टिवेशन होती है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। क्लियर हो गया? पैक होने के बाद सेकंड, ये तो हमारे पास था प्रोटीन या लिपिड्स। बहुत सारे हमारे पास सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह भी हमारे पास रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडीज़ में आती हैं। गोल्जी बॉडीज़ उन शुगर से क्या बना देते हैं, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि शुगर एक से ज़्यादा, जब शुगर आपस में 10 से ज़्यादा शुगर आपस में कंबाइन होते हैं वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड, यानी या तो वो हमारे पास स्टार्च बना देते हैं या हमारे पास क्या बना देती हैं, इसके अलावा सेलुलोज वगैरह। ठीक है, तो हमारे पास अब जो हमारे पास यहाँ पे पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, गोल्जी बॉडीज़ या तो उससे प्रोटीन के साथ मिला के ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं या लिपिड्स के साथ बना के ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स या प्रोटीन्स की फॉर्म में सिक्रीटरी वेजिकल्स की फॉर्म में निकलते हैं, तो ये जाके हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्रीटरी वेजिकल्स जो हैं, जो प्रोड्यूस होती हैं हमारे पास गोल्जी अपरेटस से, जो सिक्रीटरी वेजिकल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिक्रीटरी वेजिकल्स यहाँ पे जो हैं ट्रांसफेज वाली तरफ से निकलते हैं। ये सिक्रीटरी वेजिकल्स हमारे पास
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भी जा सकती हैं और वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं। कैसे बच्चों? यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होंगे, यानी कौन कौन से? एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यानी हमारे पास सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी से हमारे पास वेजिकल अराइज हुए हैं। अब ये कौन से वेजिकल्स हैं जिन्होंने सेल के बाहर जाना है? सेल के बाहर जाने के लिए ये सेल की मेम्ब्रेन की तरफ आएंगे। सेल की मेम्ब्रेन के साथ ये वाले वेजिकल्स ऐसे अटैच होंगे और ऐसे जाएंगे। इसमें से जो भी मटेरियल था जो सेल के अंदर से बाहर जाने वो निकल जाएगा, और जो वेजिकल्स की जो मेम्ब्रेन थी वो हमारे पास अब सेल मेम्ब्रेन का ऐसे पार्ट बन जाएगी, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन पहले स्मॉल थी, लेकिन अब उसमें वेजिकल की मेम्ब्रेन भी ऐड हो गई है, तो उसका साइज़ क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें इसी फॉर्म में यहाँ कहते हैं कि जब हमारे पास ये वेजिकल, सेक्रेटरी वेजिकल गोल्जी अपरेटस से जाके निकलते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को क्या कर देती हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये था हमारे पास सारा गोल्जी बॉडीज़ को एक दफ़ा दोबारा मैं बताऊं तो उसे 1898 में कैमिलो गोल्जी ने स्टैनिंग प्रोसेस करते हुए बाई चांस डिस्कवर किया था। इसे केट और आउल वगैरह में सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसकी ऑब्जर्वेशन जॉर्ज ने की थी। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था, जिसकी वजह से इसे गोल्जी कम्प्लेक्स बोलती हैं। इसके अलावा इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक और साइंटिस्ट ने डेल्टन ने भी किया था, इसी वजह से इसे डेल्टन कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोक्रियाटिक में एब्सेंट होता है, यूक्रियाटिक में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर सेक लाइक फ्लैट ट्यूब्स पे कंसिस्ट करता है, जिसे हम सिस्टर्ने बोलते हैं, और सिस्टर्ने के साथ एसोसिएटेड होते हैं हमारे पास क्या? वेजिकल्स। और ओवरऑल ये बहुत सारा स्ट्रक्चर मिलके यानी एक पार्ट बनाते हैं, इस वजह से इसे कम्प्लेक्स बोलते हैं। इसे डिस्क्राइब एक गोल्जी ने किया था, इस वजह से इसे गोल्जी कम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। गोल्जी कम्प्लेक्स को डिक्ट्यूसोम्स भी कहते हैं प्लांट्स के केस में, क्योंकि नंबर ऑफ वहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। इसकी दो फेज़ होती हैं, एक सिस फेज़, एक ट्रांस फेज़। न्यूक्लियस वाली तरफ सिस फेज़ या प्रॉक्सिमल फेज़, या फिर उसे हम फॉर्मिंग फेज़ बोलती हैं, और सेल मेम्ब्रेन वाली तरफ हमारे पास ट्रांस फेज़ होती है, उसे मैच्योरिंग फेज़ या डिस्टल फेज़ बोलती हैं, ठीक है। अब फंक्शंस जैसे मैंने बताई, ये स्टोरेज में भी काम करती हैं, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स की यानी लिपिड या प्रोटीन्स वगैरह की या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की। इसके अलावा उसकी मॉडिफिकेशन भी करती हैं, फिर हाँ उसकी पैकेजिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये सिंपल शुगर से पॉलीसेकेराइड्स बनाती हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स, उनको फिर लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं, प्रोटीन के साथ मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं, और ये प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह में है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी वेजिकल्स हैं वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से जब बाहर जाती हैं तो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं? इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये सारा था हमारे पास गोल्जी बॉडीज़। इसे बच्चों अच्छी तरह आप लोगों ने बुक से पढ़ना है। जिस चीज़ की समझ ना आए उसका मुझसे क्वेश्चन पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।